दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विचार मंच। दोस्तों आज जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूं तो राजनीति सबके सामने है कि किस तरह की घटनाएं चल रही हैं अभी वर्तमान की स्थिति में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसके दरमियान जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भारत और इंडिया की लड़ाई छेड़ दी कि इंडिया नाम है कि भारत नाम है देश का, और जबकि संविधान में दोनों प्रतिपादित हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने चेहरा कौन है। मोदी जी यही चाहते हैं कि लड़ाई इस बात पे आ जाए कि महत्वपूर्ण ये मुद्दे ना रहें कि जनता के मुद्दे क्या हैं, मुद्दे महत्वपूर्ण ये हो जाएं कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने कठिनाई जो आने वाली है वो सबसे बड़ी ये है कि अभी वो ओबीसी नेताओं को झेलेंगे, इसके बाद वो दलित नेताओं से पार पा ले तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह का मुद्दा और जिस तरह का माहौल अभी खड़ा हुआ है या खड़ा होने वाला है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी। पहलू नंबर एक, सबसे ज़रूरी है जो अभी राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, ये तीन चुनाव 2024 के चुनाव से ही पहले हैं। अब इसके दरमियान अभी जेडीयू की जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका एक बयान आया है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार बिहार के और देश के मजबूत चेहरा हैं। अब इसमें लाजमी है कि विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, वो थोड़ी घबराहट हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इंडिया अलायंस का एक बहुत शानदार स्ट्रोक है और ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। क्योंकि किसी भी तरह से अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी इस पर वार प्रहार करते हैं या कोई कटाक्ष करते हैं, तो अभी क्योंकि ये तो तय नहीं है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसके मार्फत ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार पे किसी भी प्रकार का प्रहार करती है बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी, तो उसकी एवज में विपक्ष अपने अदर किसी चेहरे को भी ला सकता है, किसी दूसरे चेहरे को भी पेश कर सकता है। वहां जाके चीजें बहुत बदल जाएंगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आएगी कि अगर मान के चलिए किसी भी रूप से या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि विपक्ष को कोई चेहरा देना पड़ जाए, तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपना गेम चलेंगे, किस तरह से चाल चलेंगे, वो फिर देखने लायक होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 के चुनाव में जीत किसकी होगी। देखिए, इस सवाल को मैं खुद ढूंढ रहा हूँ इसका उत्तर क्या है। क्योंकि हम लोग अपने अपने एक आंकड़े लगाते हैं, जो जिस विचारधारा को या जिस पार्टी को या जिस नेता को फॉलो करता है वो उसी तरह की बात करता है। लेकिन अगर मैं बिना लाग लपेट के कोई बात कहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आएगी कि अगर वाकई में सच्चाई के साथ देखा जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी पार्टी रहेगी, कौन सा ऐसा अलायंस रहेगा जो सरकार बना सकता है। अभी इंडिया गठबंधन एक बहुत छोटे प्रारूप में है, लेकिन जिस तरह से पार्टियों का आगमन वहाँ चल रहा है, हो सकता है 2024 से पहले या 2023 के लास्ट में दिसंबर तक या नवंबर दिसंबर तक बीजेपी की जो अभी पार्टी हैं जो जुड़ी हुई हैं बीजेपी के अलायंस में हैं, उनमें से भी कुछ पार्टी छोड़ के इधर आ सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मायावती। उत्तर प्रदेश जो पार्टी जीत जाएगी, और मैं खासकर बताऊं अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश हार जाती है तो समझिए फिर बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर गठबंधन का तरीका बड़ा सटीक रह जाता है, वहाँ मायावती जिस भी खेमे के साथ जुड़ी आएंगे, चाहे वो बीजेपी यानी एनडीए का पक्ष हो या फिर इंडिया का पक्ष हो, तो जीत की तरफ वो पक्ष फिर ज़्यादा मुड़ जाएगा। क्योंकि भले ही मायावती हार चुकी हो या भले ही मायावती का विधानसभा में एक विधायक हो, लेकिन मायावती के जो पास 12, 13, 14% के लगभग वोट है, वो वोट जिसमें भी ऐड हो जाएगा वो उसको बेनिफिट ही देगा। घोसी में अभी उपचुनाव हुआ है, सुधाकर सिंह की जीत हुई है। सपा पार्टी ने ये चुनाव बड़े अंतर से जीता, लगभग 43,000 के आसपास के अंतर से ये चुनाव जीता गया है। दारा सिंह चौहान एक बड़े फायरब्रांड नेता हैं और खासकर अगर कहो तो ओबीसी वर्ग में उनकी एक जबरदस्त पैठ है। लेकिन अगर वोट का समीकरण आप देखो तो जो बीजेपी का वोट था वो कंसोलिडेटेड था, वो कहीं नहीं गया, वो बीजेपी को ही मिला, यानी दारा सिंह चौहान को ही मिला। यहां तक कि लेकिन एक चीज फैक्टर आ रही है कि सुधाकर सिंह जीत गए हैं, 2,000 से जीतते, 5,000 से जीतते, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 10 या 15,000 की जीत, लेकिन 43-44 हज़ार की जीत मायावती के लिए तो खतरे की घंटी है ही। साथ में बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि जो SC ST वोटर अभी सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है,
या कह सकते हैं सपा से ज़्यादा वो इंडिया के साथ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि सपा का कैंडिडेट था इसमें नो डाउट, लेकिन वो कैंडिडेट को समर्थन के रूप में इंडिया अलायंस काम कर रहा था। चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, कांग्रेस हो, या जयंत चौधरी की अपनी आरएलडी हो, या फिर जेडीयू का छोटा सा दल है वो हो, कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी घोसी के अंदर सपा के प्रत्याशी के साथ ही खड़ी थी। अब इस चीज़ को गौर करिएगा, इस चीज़ को समझिएगा कि जब इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो चीज़ें आगे किस परिवेश में बदलेंगी। मायावती जी के पास जो वोटर है वो है दलित वोट, स्पेशली उसमें भी बात करें तो जाटव वोट। वो अगर मायावती से छिटक जाता है, किसी भी प्रकार से मायावती के साथ नहीं रहता है, तो समझिए, मान के चलिए, मायावती जी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी। क्योंकि जो चुनाव होते हैं, चुनाव के समय, अगर 2024 के चुनाव के समय मायावती किसी भी रूप में किसी भी गठबंधन के साथ लड़ेंगी तो समझिए उसको ऐड ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, मायावती जी कब तक किस गठबंधन के साथ जुड़ेंगी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, राजस्थान के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव और छत्तीसगढ़ के चुनाव, क्योंकि इन तीनों राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, चंबल का जो क्षेत्र है और राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, वो उसमें थोड़ी सी 5, 6, 7, 8 सीट पर अपनी पैठ रखती हैं। हो सकता है 1 दर्जन या 1.5 दर्जन सीट पर अपनी पैठ रखती हैं, जहाँ उनका वोटर है जो कंसोलिडेटेड है 20-30 हज़ार वोट। वहाँ बीएसपी इसलिए अभी नहीं जुड़ रही इंडिया गठबंधन के साथ क्योंकि उनकी लड़ाई अभी कांग्रेस से है। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर है। तो बीएसपी अभी चाह रही है कि या तो कांग्रेस से गठबंधन हो, या कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती है तो बीएसपी वहाँ खुद से अकेले चुनाव लड़े, अलायंस में चुनाव ना लड़े। 23 में लास्ट में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, तो बीएसपी कि ज़्यादा प्रतिशत और ज़्यादा संभावनाएं इंडिया अलायंस के साथ जाने की है। अगर ऐसा होता है तो समझिए इंडिया अलायंस को, मान के चलिए कि जो 80 सीटों पर लड़ाई थी उसमें से बीजेपी एकदम से आउट हो जाएगी। और अगर बसपा, सपा, कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन में रहते हैं तो समझ लीजिए और जितनी अदर पार्टियां वो भी छोड़ के गठबंधन को उनके साथ ही शामिल हो जाएंगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। देखिए, अब बात करते हैं हम अपने मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण है वो यूपी जैसे नहीं है, लेकिन उसका जो नेचर है, एक जो प्राकृतिक भावना है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो उन मुद्दों से लेके जुड़ा रहता है। चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे वो कमंडल का मुद्दा हो, चाहे मंडल का मुद्दा हो, वो चीज़ वहाँ इफेक्ट करेगी। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि बीजेपी के सामने मुद्दे क्या हैं। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्योंकि देखिए दारा सिंह चौहान जो घोसी में चुनाव हारे यूपी में 45,000 43,000 के अंतर से, उसका सबसे बड़ा कारण था दल बदल। घोसी की जनता इस बात से दिक्कत नहीं थी कि चुनाव हो रहा है, उन्हें दिक्कत इस बात से थी कि दारा सिंह चौहान पहले से ही विधायक है सपा पार्टी के, वो इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अब चुनाव बीजेपी से लड़ते हैं। अरे जब जनता ने जिता के भेज ही दिया है तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि इसमें भी पैसे का लेन देन है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बिना किसी पैसे के लालच के कोई नेता इधर से उधर पाँव नहीं रखेगा। मान के चले आप कोई विधायक है, आप विधायक होते हुए फिर उससे इस्तीफा देंगे और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पैसे का लालच है। बाकी जनता की सेवा करने के लिए जनता ने आपको पहले ही चुन लिया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोग इस दुर्भावना के साथ नहीं चलना चाहते कि फिर इस दुर्भावना का मन में कोई प्रतिकार असर हो और वो उस चीज़ के रूप में बाहर निकले। तो उससे बचने के लिए वो पहले से ही सतर्क, और इस चीज़ का फायदा विपक्ष को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी यहाँ तक, इसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, हार जीत देखिए समय तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, दल बदलुओं को, सरकार गिराने वालों को, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो या फिर कर्नाटक रहा हो, उन्होंने अपना इंतज़ाम उन लोगों का कर दिया है जो एक तरह से गद्दार के रूप में रहे हैं। चाहे उसमें आप शिंदे हों जो शिवसेना गुट से गए थे, अब वो बीजेपी के साथ है, उन्होंने अपनी अलग शिवसेना का नाम दिया है, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में एक ऐसा फैक्टर हो चले हैं कि वो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को लेकर अब ऊब चुके हैं। जो उनका एरिया था ग्वालियर चंबल वाला, वहां भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं रह गए हैं, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं जो बस भाजपा में कई साल से काम कर रहे थे,
उनकी राजनीति ही जो सिंधिया के खिलाफ थी। अब वो किस मुंह से उनके खिलाफ बोलेंगे या किस मुंह से अपनी राजनीति करेंगे, तो वो उस चीज़ को लेके बीजेपी के बस्ते बंद करेंगे। और जहाँ तक है वो बीजेपी को छोड़ भी रहे हैं। कई 20, 25, 30 के करीब लोग रोज जाके, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हों या किसी गांव के प्रधान हों या पंच हों या फिर किसी समिति के सदस्य हों या महापौर रहे हों, पूर्व महापौर हों, पूर्व विधायक हों या पूर्व पार्षद हों, तो वो लोग सब जाके कांग्रेस को ही ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।